फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। चलिए हम आज तलाशते हैं वानभट्ट, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने संस्कृत को नई ऊर्जा दी, संस्कृत को लोकप्रिय बनाया। कादंबरी के रचयिता वानभट्ट। वानभट्ट कहाँ के थे, हम आज इसकी तलाश करेंगे। हम बिहार के हसपुरा प्रखंड के पीरू गांव में हैं, जिसे वानभट्ट की जन्मस्थली कहा जाता है। वानभट्ट इसी पीरू के थे या सोन के पश्चिमी तट पर बसे रोहतास के वर्तमान पियरो गांव के। हम वानभट्ट को तलाशेंगे। वानभट्ट एक खोज उत्कर्ष स्मारिका का प्रकाशन किया था। पीरू के तट पर देव भाषा का उत्कर्ष हमारे वानभट्ट जी। तब जो मैंने आलेख लिखा था उसमें यह पूरा प्रयास किया था कि शोधपरक आलेख के जरिए यह बताया जाए कि वानभट्ट वास्तव में ही बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊनगर अनुमंडल के हसपुरा प्रखंड के प्रीतिकूट गांव के निवासी थे, जिसे अब पीरू कहा जाता है। आप जो देख रहे हैं यह वही आलेख है जिसमें साफ कहा गया है कि हर्ष चरितम में जिस प्रीतिकूट को अपना जन्मग्राम लिखा है उसके भौगोलिक स्थिति के संबंध में भी संकेत दिए हैं। प्रीतिकूट समतटीय गांव था और बाएं तट पर ऐसी जगह स्थित था जहां यात्री सोन पार करते थे। यहां सोन महानद जैसा चौड़ा था। महत्वपूर्ण यह है कि बाण ने अपनी कृति में सोन को महानद लिखा है। हर्ष चरित में प्रीतिकूट के सामने सोन पार करके एक गव्युति। अब एक गव्युति का मतलब होता है 2 कोस या 5 मील या 8 किलोमीटर दूरी मापने का यह तब का पैमाना था का आश्रम बताया गया है। ध्यान दें, हर्षवर्धन काल में सोन वर्तमान देवकुंड रामपुर चाय होते हुए प्रवाहित होता था, जिसे अभी बह कहा जाता है। बह मतलब जहां पानी निरंतर बहा करे। स्थानीय जन इसे सोन का छाड़न बताते हैं। बेलगर ने इसे ही बड़े बड़े गड्ढे देखने की चर्चा की है अपनी भारत यात्रा के क्रम में। प्रीतिकूट और च्यवन आश्रम की दूरी लगभग वही है। सोन के पानी का रंग पुस्तक में देवकुमार मिश्र ने लिखा है कि गया जिले का पीरू और भोजपुर का पेऊर एक ही पूर्व मध्यकालीन गांव प्रीतिकूट के 2 अंग हैं। जैसे जैसे सोन पश्चिम जाता गया, कुछ ग्रामवासी पुराने प्रीतिकूट के निकट बसे। कुछ परिवारों ने सोन का साथ न छोड़ा, वे इस नद के साथ पीछे हटते गए। संभव है इनमें बाण के 2 पुत्र भी होंगे, कौन जानता है। यानी यदि हम औरंगाबाद और भोजपुर के पीरू या पियरो या प्रीतिकूट को देखें तो यह संभव लगता है कि कादंबरी के रचयिता महाकवि वानभट्ट यहीं के निवासी थे। हो सकता है कालांतर में सोन की दिशा के साथ गांव भी 2 टुकड़ों में बटा और एक औरंगाबाद जिले में प्रीतिकूट पीरो रह गया और दूसरा सोन के पश्चिम किनारे पीरो रह गया जो भोजपुर में है। लेकिन औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के पीरू, जिसे प्रीतिकूट कहा जाता है, का दावा अधिक मजबूत है। वानभट्ट संगीति के तहत वानभट्ट विविध आयाम विषय पर अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन यहाँ 1982 में श्यामनंदन मिश्रा ने किया था। मिश्रा का यह प्रयास है कि वानभट्ट औरंगाबाद के पीरू के ही निवासी थे यह प्रमाणित किया जाए, जिसके लिए उन्होंने 8-9 दिसंबर 1982 को आयोजन किया था। मध्य प्रदेश के सीधी के निवासी भी वानभट्ट को अपने यहाँ का बासिंदा बताते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीधी जिला निवासी वानभट्ट को अपने यहाँ का मानते हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता वर्ष 2010 में सितंबर 22 को जिला के सर्वोच्च सदन जिला पंचायत में इस मामले पर चर्चा की गई थी और वहां के तत्कालीन विधायक केदारनाथ शुक्ला ने सदन में वानभट्ट की कृति कादंबरी को विश्व का पहला गद्य बताते हुए इसके ऐतिहासिक महत्व को सदन में रखा। उन्होंने वानभट्ट को सीधी जिले का बताते हुए जिले का नाम बदलकर कादंबरी रखने का प्रस्ताव रखा था। वानभट्ट कहाँ के थे, किस जाति के थे, उनकी क्या उपलब्धियाँ थी, यह सब आज हम आपको उनके जन्म स्थान पर खड़े होकर बताएंगे। पीरू में बताएंगे जहाँ वानभट्ट जन्म लिए थे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर हम दिखाते रहेंगे।
यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। चलते हैं हम बाणभट्ट के इस पीरू में। सोन के तट पर पीरू स्थित था। जब सोन 6ठी और 7वीं सदी में दाऊद नगर से तरार, तरारी और हसपुरा होते हुए रामपुर चाय क्याल की तरफ बहता था, उस जमाने में सोन की धारा अलग थी। और जैसा कादम्बरी समेत विभिन्न अपने रचनाओं में बाणभट्ट ने बताया है कि वे सोन तट के वासी थे। माना यह जाता है कि वह प्रीतिकूट ही आज के हसपुरा का पीरू है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे और उसी हर्षवर्धन के नाम पर हर्षपुरा नामकरण हुआ, जो दाऊदनगर अनुमंडल का एक प्रखंड मुख्यालय है। उसी हर्षपुरा का नाम धीरे धीरे अपभ्रंश होकर हसपुरा हो गया। उसी हसपुरा का एक गांव था प्रीतिकूट, वह अब पीरू के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ बैठे हुए हैं बुजुर्ग श्यामनंदन मिश्र। 1982 में इन्होंने एक आयोजन कर प्रयास किया था कि बाणभट्ट इसी प्रीतिकूट उर्फ पीरू के निवासी थे, यह साबित किया जाए। बड़ा आयोजन था, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बुलवाया था, विद्वत सभा सजी और काफी वैचारिक विमर्श हुआ था। सबसे पहले मैं उपेंद्र कश्यप फोर्थ व्यूज के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि जिस प्रीतिकूट का वंशज खुद को बाणभट्ट ने बताया, वह सोन के पश्चिमी तट पर बसा रोहतास जिले का पियरो गांव है। तो प्रीतिकूट उर्फ पीरू बनाम पियरो रोहतास जिला का क्या मामला है? बाणभट्ट प्रीतिकूट उर्फ पीरू के कैसे निवासी हैं? श्यामनंदन मिश्र ने इस पर काम किया, बड़े लोगों को बुलाया। हम श्यामनंदन मिश्र से ही जानने का प्रयास करते हैं कि सच क्या है। श्यामनंदन मिश्र खुद को बाणभट्ट का वंशज बताते हैं। ये मग ब्राह्मण है। ये आप कैसे कहते हैं कि आप बाणभट्ट के वंशज हैं? इसलिए कि ये मगध जो है, मगे के नाम पर नाम उसका रखा गया है, या आज प्रचलित भी है कि ये मगध है। तो मग ब्राह्मण होने के चलते जो क्षेत्र है, यहाँ मग ब्राह्मणों का ही बहुलता है। इसीलिए हमारे गांव में प्राचीन काल से ही मग ब्राह्मण यहाँ निवास करते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि यही वंशज है। इसलिए कहते हैं कि आप बाणभट्ट के वंशज हैं। हाँ, हम भी, हमारा गोत्र भी वत्स से है। अच्छा, वत्स गोत्र के ही बाणभट्ट थे जी। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है, हालांकि वह बहुत सुपाच्य तथ्य नहीं लगता, कि बाणभट्ट भूमिहार थे। इसलिए कि उसमें भूमिहार का कोई प्रादुर्भाव नाम नहीं था भी नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि वो ब्राह्मण थे। तो बाणभट्ट इस प्रीतिकूट या पीरू के थे, ये आप कैसे दावे के साथ? इसलिए कि जब सोन के चौनाश्रम की बात आती है उसमें, तो गभ्युति मात्र दूर प्रीतिकूट के पीरुए है, ये है। अभी भी अब उसकी दूरी नापा जाए चौनाश्रम से तो 2 कोस है। चौनाश्रम से यह कितना दूर है? मात्र 2 कोस। गभ्युति मात्र दूर उन्होंने तो लिखा है। गभ्युति मात्र कहाँ, ये किस चीज में लिखा हुआ है? ये हर्षचरितम में क्या लिखा है हर्षचरितम? हाँ, ये प्रीतिकूट का जो हमारा जो निवास स्थान है, वो चौनाश्रम से गभ्युति मात्र दूरी, माने 2 कोस की दूरी पर है। तो चौनाश्रम तो अरवल जिला में भी है? नहीं, अरवल जिला में चौनाश्रम नहीं है। अच्छा, वो औरंगाबाद जिला में देवकुंड को अभी चौनाश्रम कहते हैं। और इस चौनाश्रम से 2 गभ्युति यानी 2 कोस की दूरी पर है हमारा गांव पीरू है। जी जी जी। और यह बात खुद बाणभट्ट ने कही है, लिखित उन्होंने लिख के दिए, मौखिक नहीं है, तो लिखित बात। किस किताब में लिखा? हर्षचरितम। लेकिन लोग, अगर बाणभट्ट हमारे यहाँ के हैं, इसके और क्या प्रमाण आप दे सकते हैं? यहाँ के ये प्राचीन क्या कहा जाता है कि ये किला, प्राचीन कुआं, प्राचीन नाम, जैसे भी पोखरा का नाम है। कभी भी हम चमन पोखर से चमराही पोखर हो गया है, अभी भी जाकर देखा जा सकता है। कहाँ है यह? प्रीतिकूट में है, पीरू में। अभी भी जाकर भ्रमण कीजिए, पूछिए गाँव में कि पोखरा क्या नाम है, सब कोई कहेगा कि चमराही पोखर है। चमराही पोखर जी, अपभ्रंश हो गया है। अच्छा, इसका पहले क्या नाम था? चमन पोखर।
समुद्र ऋषि कब के आते थे तो यहाँ तपस्या कर करके यहाँ रहे, यहाँ पे फिर देवकुंड गए। निवास होता ना कुछ राजा या महाराजा या ऋषि मुनि, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ दाऊद नगर में कोई दाऊद जी आए तो आए तो तब ना दाऊद खान नाम रखा गया, या और जो लोग विद्वान आए, मुख्यमंत्री आते हैं तो उसका नाम रखा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री आए थे, विनोबा जी आए थे तो आए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ आए थे। तो बानभट्ट के यहाँ और वंश परंपरा के लोग हैं, और वंश परंपरा में यहाँ से तो पलायन भी तो बहुत लोग किए। अभी सर्वे में जमीन अगर ज्यादा देखा जाए तो ब्राह्मणों की ही यहाँ जमीन ज्यादा है सर्वे में अभी तक। जब कालांतर में जब इस्लाम धर्म में यहाँ के जो लोग भूमिहार शब्द आपने प्रयोग किया, जब आ गए तो धीरे धीरे यहाँ से ब्राह्मण लोग पलायन किए हैं, जो बाहर भी चले गए। आप जब उनकी वंश परंपरा के हैं बानभट्ट के, तो आपके पास क्या सबूत है? कोई सबूत भी है क्या? हमारे यहाँ शिलालेख क्या नाम पांडुलिपियां हैं, प्राचीन 400-500 वर्ष के भी धरोहर रखने की प्रवृत्ति है। किनकी पांडुलिपियां हैं? हमारी वंशजों की, पूर्वजों की है। बानभट्ट की लिखी हुई है? बानभट्ट की लिखी हुई नहीं, वो तो 6वीं शताब्दी की बात है, लेकिन वंश परंपरा में कुछ वृत्ति रह जाती है, कुछ संस्कार रह जाते हैं। तो संचय प्रवृत्ति, पांडुलिपि के संग्रह करने की प्रवृत्ति मेरे ही है, तो मैं ही ना दावा करूंगा। जैसे कोई खेती किसी के पास 10,000 किस तरह की पांडुलिपियां, उसमें क्या क्या है? मंत्र, साहित्य, व्याकरण, क्या नाम है, श्रीमद् भागवत गीता, सब कुछ है, हस्तलिखित है। बानभट्ट ने कौन कौन सी किताबें लिखी? कादम्बरी और ये चंडी सप्तम जो आपको हम दिए हुए 3 किताब उन्होंने लिखी। जी जी। और भी कई किताबें लिखी हैं? नहीं, कोई किताब, 3 किताबें। बानभट्ट ने 3 किताबें लिखी, हर्षचरितम, हाँ, कादम्बरी और ये चंडी सप्तम। चंडी सप्तकम, ये सप्तकम जी, हाँ, सप्त माने 100, हाँ, चंडी सप्तकम जी। तो ये 3 किताबें बानभट्ट ने लिखी हैं। जी जी। और बानभट्ट पे बहुत सारा काम हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी उनका काम बहुत किया। सारे लोग। तो किसी ने यह क्यों नहीं लिखा कि उनका जन्म स्थान प्रीतिकूट बिहार में औरंगाबाद में है? इसी विवाद में ना जो फंस गया, जो आप जो बोल रहे हैं कि भूमिहार थे, तो जो ब्राह्मण जो पढ़े लिखे लोग हुए तो खींच लिए उधर कि भाई हम यहाँ होने देंगे नहीं, इनको समस्या होगी। यहाँ के जो ब्राह्मण जो स्थायी निवास करते हैं उनके मन में मानसिकता रही कि हम धरोहर रखे हुए हैं, लेकिन इस बात पर प्रचार प्रसार करने में पीछे पड़ गए। जो सच्चाई है उनको रखने परोसने में दिक्कत उनको हुई, आर्थिक सबल नहीं रहे, सामाजिक सबल नहीं रहे, समाज का सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए पीछे पड़ गए। बहुत सारी बातें होती हैं कि जो उनके राजा महाराजा के वंशज पीछे पड़ गए। बहुत सारी जातियां हैं, जैसे अभी रजवाड़ है, राजवाड़ माने भूया जाति नहीं है, वो राजे के वंश का रजवाड़ हुआ, अपभ्रंश हो गया है। बहुत सारे अभी मग ब्राह्मण में, जैसे मधेसिया का मतलब क्या हुआ, जो मगध का मूल निवासी है, उसमें जो कनौज से बाहर से आए हुए कनौजिया है, ये हलवाई भी है मधेसिया, नौआ भी है मधेसिया, माने मगध के ओरिजिनल रहने वाले हैं मधेसिया। वो मधेसिया हो गए जी, जो मध्य के रहने वाले हो मधेसिया हो गए, मध्य देश के रहने वाले मध्यदेशिया। मगध देश नहीं, मगध देश के। हाँ, अपभ्रंश हुआ मधेसिया मगध देश के, माने मगध राज्य था ना, हाँ, प्राचीन काल में। जी जी, इसीलिए मधेसिया ओरिजिनल वही है यहाँ का बात। आपने कभी कोई प्रयास किया कि बानभट्ट यहाँ के हैं, या साबित हो? कोई आयोजन आपने 1982 में करने किए? क्या किए थे आप? हम अखिल भारतीय स्तर का सेमिनार किए। किस बैनर के तले, क्या संस्था था? बानभट्ट संगीति। बानभट्ट संगीति जी। उसमें कौन लोग आए थे, आपको कुछ याद हो? उस आयोजन के बारे में के श्रीवास्तव आए थे, क्या नाम है, कश्मीर से बुलाए थे, इलाहाबाद से बुलाए थे, बनारस से बुलाए थे, दरभंगा यूनिवर्सिटी से बुलाए थे, मगध यूनिवर्सिटी से बुलाए थे, सब विद्वान को बुलाए थे, संगोष्ठी की। तो उस संगोष्ठी से क्या निष्कर्ष है? सब लोग कहे कि हाँ ये है। उस समय तो सभा में पास किए, बिहार के 2 मंत्री को बुलाए थे, वो जोगेश्वर प्रसाद जोगेश जी थे मंत्री, और क्या कहा जाता है कि बिल्केश्वर बाबू हमारे यहाँ का जो औरंगाबाद के थे, बिल्केश्वर राम मंत्री। और विद्वान में किनको बुलाया? आपको बुलाया ना कि सब यूनिवर्सिटी को बुलाए थे, बाणेश्वर जी को बुलाए थे, पटना यूनिवर्सिटी को उमाशंकर शर्मा ऋषि को बुलाए थे, योगेश्वर जी को, श्री मोहन जी, कई लोग विद्वान को बुलाए थे। संगोष्ठी में मैंने पाली बनी रहती थी, प्रथम और द्वितीय पाली, उसमें वो लोग प्रवचन करते थे, भाषण। उस आयोजन में यह साबित हुआ कि मतलब बानभट्ट यहाँ के हैं। जी जी। लेकिन बाद में इस पर कोई चीजें लिखी नहीं गई, किताबें नहीं लिखी। किताबें लिखने की बात कह तो दिए कि यहाँ का आर्थिक जो हमारा जो सपोर्ट था, सामाजिक सपोर्ट जिसको कहते हैं, हम कमजोर है, इसलिए नहीं तो हम कर देते। ब्राह्मण तो कमजोर रहा नहीं कभी। ब्राह्मण तो कमजोर रहा इस समय। अभी तो भिखमंगा तक कह दिया जाता है, ब्राह्मण भिखमंगे जाति के ही हैं लोग, ये भी कह दिया जाता है, तो कमजोर नहीं तो और क्या कहा जाएगा। सबल कहता कि जो हम दान देने वाले थे होते तब,
दान देने वाले हो गए, खाली दाने ले रहे हैं, अब दान दे नहीं रहे हैं, यही मुश्किल हो गई है। सरकार की नजर में भी हम लोग बहुत पीछे पड़ रहे हैं। क्या पंडित जी अपने कायला को नहीं ले। बाण भट्ट इसी प्रीतिकूट के थे, जी। इसके लिए और क्या काम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या क्या किया जाना क्या चाहिए? करना चाहिए कि मतलब पहला तो नामकरण इसको कर देना चाहिए कि प्रीतिकूट, पीरू को प्रीतिकूट करने का नाम प्रयास होना चाहिए। जब नाम होगा तो काम भी हो जाएगा। तो नामकरण तो आप स्थानीय स्तर पे भी उसके लिए अपने तो आंदोलन हमने कर सकते स्कूल हैं। भी खोले हुए हैं, उसका प्रयास किए हुए हैं। बिहार में कहीं नहीं मिलेगा संस्कृत स्कूल। बाण भट्ट संस्कृत स्कूल प्रीतिकूट पीरू है, उसका नाम प्रीतिकूट में है स्कूल, कहीं बिहार में नहीं पीरू मिलेगा। कोई गांव ऐसा नहीं है कहीं नहीं बिहार में कि जो प्रीतिकूट के नाम पर स्कूल खोले हुए है। स्कूल है ही नहीं है, गाँव में नहीं है, और उस गाँव के नाम पर हम खोले हुए हैं, ये प्रमाण है ना। और बाण भट्ट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बाण भट्ट के बारे में कोई इतिहास जानकारी हो आपको? वो अपने यहाँ गुलर कहाँ थे, रहते थे, क्या करते थे? नाटक खेलते थे। कहाँ रहते थे? प्रीतिकूट में रहते थे। उनका अभी जिसको चढ़वा कहते हैं, अभी वो हो गया है बेटी जाएंगी में चढ़वा। हाँ, चढ़वा पर जैसे बरेवा गांव था, हाँ। बरेवा बेटी रागी गांव है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो चढ़वा है, टाड़ा है, बहुत सारा शब्द है कि जो गांव बसा वो फिर अंतराल में काम खत्म हो गया। बहुत सा शहर ऐसा है कि जहाँ बहुत सारे, जैसे अभी अरवल में हमारे क्या कागज बनता था, सबसे पहला कागज वहीं का निर्माण हुआ था, जो अभी नाम उसका कागजी महल्ला हो गया है। कागजी महल्ला है, हाँ। लेकिन कागज का काम नहीं हो रहा है। तो उन्हें बाण भट्ट क्या क्या करते थे, क्या थे बाण भट्ट? साहित्यकार थे, नाटककार थे। यहाँ पर भी कोई हाँ, काम हाँ, करते थे? हाँ, वो करते तो थे। शुरू से ही चले गए थे ना। आते तो आए ना, तो शुरू से चलेगा ना। एक बात तो यह भी कही जाती है कि चूंकि बाण भट्ट का नाम बाण भट्ट नहीं था, जी, वो बंड थे, इसलिए उनका नाम बंडा बंडा करते हुए या बाण बाण हुआ। बाण कर जी, जी, जी। तो उनका आप कुछ साहित्यकार भी कहते कि उनके पुत्र हुए, बंडा नहीं रह गए। अच्छा, उन्होंने बुलाया अपने पुत्र को कि भाई बोलो, ये जो वृक्ष है तो क्या हंसता है फूलता है, बोलो इस पर कुछ। तो कहीं इनकी शुष्कति काष्टम तिष्ठति अग्रे, सूखा हुआ जो काठ है आगे हंसता हुआ है। साहित्य का सृजन हुआ, वही पूरा किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो किंवदंती हैं, लिखित नहीं हो पा रहा है। आप ऐसे विद्वान हैं जो प्रयास कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, जागरण होगा तो विद्वान फिर पैदा होगा। बाण भट्ट पर काम किए जाने की जरूरत बहुत है। जरूरत है, आप ऐसे लोग लगेंगे तो जरूर हो जाएगा, विश्वास है। और क्या किया जाना चाहिए? फिर से एक बार कस के लग करके संगोष्ठी कराया जाए, फिर विद्वानों को बुलाया जाए, राजनेता से संपर्क किया जाए। बिना राजनेता का तो आपका काम होगा नहीं, इसलिए कि सरकार ध्यान देगी तो आपको काम हो जाएगा। और सरकार ध्यान तभी देगी जब हम नेता को लगाएंगे। नहीं, सर हमारे पास वोट नहीं है, नहीं तो सरकार तो ध्यान 1 मिनट में दे देती है। सरकार तो बांट करके शासन नहीं करती। जब सरकार तो चाहती कि जनता रोगी रहे, अपड़ रहे, तो सरकार ये लॉकडाउन काहे रखी है? अपड़े रहने के लिए न की कर रही है, के लिए कर रही है। दरिद्र रहे के हाथ पसारे। लॉकडाउन से सरकार का सब कार्य सफल हो रहा है, जो सरकार चाह रही है शुभ हो रहा है। सबको जानता है कि हाँ भाई ऑक्सीजन बार बार छोड़ते हैं, हमको मास्क लगा के क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को जो हम तो ले रहे हैं बार बार। हम लोग बाण भट्ट पर ही आते हैं। तो बाण भट्ट पे आ जा रहे हैं हम लोग। बाण भट्ट के बारे में और कुछ बताइए, यहाँ उनकी गतिविधियाँ उनकी एक कोई टीम थी, मंडली हुआ करती थी। इसीलिए बताया कि नाटक करते थे। उनकी एक नाट्य मंडली हुआ करती थी। नाटक इधर उधर घूम के करते थे। प्रचार प्रसार करते थे, संस्कृत में नाटक करते थे। हाँ, एक बार नाटक भी संस्कृत में कराया जाए। हाँ, एक बार आयोजन हो संस्कृत में, प्योर संस्कृत में हो तो उसके दर्शक मिलेंगे। श्रोता। हाँ, नृत्य अब उसको भरतनाट्यम का बीच बीच में शिफ्ट दिया जाए। अच्छा, देखने के लिए दर्शक बहुत मिलेंगे। आप अभी मिले श्यामनंदन मिश्र जी से पीरू में, जो खुद को बाण भट्ट के वंशज बताते हैं, दावा करते हैं, जिनकी कोशिश रही है कि बाण भट्ट यहाँ के हैं, यह स्थापित हो, प्रमाणित हो, इस पर आगे भी काम हो, यह इनकी चाहत है। देखते हैं आगे क्या होता है। फोर्थ व्यूज का यह प्रयास है, सफलता कितनी मिलती है हम इंतजार ही कर सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको समय समय पर इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। बाण भट्ट एक खोज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाण इसी प्रीतिकूट के थे
यह सत्य है। यह और बात है कि इस सत्य को कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं। धन्यवाद।